हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू मैथ्स फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9, जिसका नाम है गॉसियस लॉ या गॉसियस थ्योरम। तो भाई ये गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या है, इसे पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी ओपन सरफेस के लिए और किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, एनर्जी पास थ्रू दी सरफेस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक टाइप की एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। और रेडिएशन, अरे रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलता है तो वो एनर्जी ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखे, लेक्चर नंबर 8, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी ऊपर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करो और जा करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो और उसके बाद फटाक से कूद करके लेक्चर नंबर 9 पे आ जाओ, जिसे हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ, गॉस बाबा का नियम, जो गॉस बाबा ने हमें दिया था चीज़ों को आसान बनाने के लिए, चीज़ों को इजी बनाने के लिए। तो भाई गॉस लॉ की उत्पत्ति कुछ ऐसे हुई, मतलब इस नियम को पढ़ने का कारण केवल ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, जो कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो वो आता था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट से निकाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि एक कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्ग वायर है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज प्लेट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है, तो इनके कारण कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसके लिए जब हमने कैलकुलेशन की तो पूरा बोर्ड भर गया था, तुम्हें याद होगा कहाँ तक, जब वो आया था, कुछ मिला के क्या आया था, K/πx³ शायद, और cos θ1 माइनस cos θ2 P भी था ऊपर, और ऐसे ही sin θ1 माइनस sin θ2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लिखे थे हमने दोनों वहाँ पे, तो वो आए थे। तो मतलब तुम देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड था निकालना, शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा अब। और ऐसे ही चार्ज शीट के लिए भी था। तो भाई ये चीज़ें बहुत दिक्कत दे रही थी। ये कन्वेंशनल मेथड था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, है ना, या किसी भी चार्ज के लिए। तो अब गॉस साहब ने इसके बारे में सोचा कि भाई यार एक्चुअल में ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं कि बस क्या किया जाए। तो उन्होंने एक फ्लक्स का नियम निकाला कि भाई अगर किसी सरफेस से कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो फ्लक्स बन जाती है। अब जब फ्लक्स बन जाती है तो उन्होंने देखा कि भाई अच्छा, अगर हम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लेकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जब उन्होंने रिसर्च स्टडी की तो उन्होंने देखा कि भाई 3 से 4 लाइनों में उस यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर का आंसर आ गया था। क्या लगा करके? गॉस लॉ लगा करके, केवल गॉस लॉ से 3-4 लाइनों में और आंसर तुम्हारे हाथ में। वही फॉर्मूला निकल के आया जो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए हमने इतनी खड़पच की थी। ऐसे ही चार्ज शीट के लिए, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए गॉस लॉ लगाकर हम आसानी से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बस शर्त केवल ये है, शर्त क्या है? शर्त ये है कि चार्ज इनक्लोज हो, किसी भी सरफेस के अंदर हो, चार्ज बाहर नहीं हो, क्योंकि जब चार्ज किसी सरफेस के बाहर होगा तो उससे निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, तो वो जिस भी सरफेस को पास करेंगी उससे पास करके चली जाएगी, मतलब उसके अंदर के फिर बाहर निकल गई, तो टोटल फ्लक्स उस सरफेस में 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे गॉस लॉ एप्लीकेबल, देखो लगा तो लेंगे हम, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट मिले ये ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं? तो गॉस लॉ एप्लीकेबल तो सब जगह है, लेकिन हर जगह से रिजल्ट दे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या कंडीशंस थी कुछ गॉस लॉ लगाने की? क्या है कंडीशंस है? पहली कंडीशंस क्या है भाई, कि वो क्लोज सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, चार्ज उसके बाहर नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, शेप चाहे कोई सी भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं इसे। तो यही सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं, और कैसे कैसे उन चीज़ों को प्रूफ किया गया है, तुम्हारे सिलेबस में है भी, उन चीज़ों को प्रूफ करने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, हो सके तो नोट्स बना लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हम स्टार्ट करते हैं भाई गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ क्या है? फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सीख लेना भाई, जिसने फ्लक्स के बारे में नहीं देखा। तो अगर हम गॉस लॉ की बात करें, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि द टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, क्या कहा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, या इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। मतलब
मैं लिख देता हूँ, इट स्टेट्स दैट, देखो ये तो स्टेटमेंट है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total inside charge, the total charge inside the surface, total charge inside the surface। तो भैया ये तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था। मतलब ये कि मान लो कोई क्लोज सरफेस है ये, अब ये क्लोज सरफेस, इसके अंदर कोई चार्ज रखा है Q इनसाइड। अब ये चार्ज रखा है तो इस चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, सिंपल सी बात है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है। अब करोड़ों लाइंस हैं, सबकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हम किसी एक लाइन को पकड़ लेते हैं। तो इसने क्या कहा है, इट स्टेट्स दैट इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो कुल मिला के फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है भाई गॉस लॉ। क्या है ये हमारे पास, गॉस लॉ, जो गॉस साहब ने अपना नियम दिया था, फॉर्मूला दिया था। कंडीशन वही है कि चार्ज इनसाइड टू दी क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो ये बात है। अब देखो यहाँ, ये बात तो हमारी पता चल गई। अब इस लॉ का एक प्रूफ भी होगा, बिना प्रूफ के तो काम चलने वाला है नहीं। ये तो टोटल इनसाइड चार्ज हो, वो ये तो शेप बना दी हमने, किसकी शेप बना दी भैया, ये एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस बना दिया जिसमें चार्ज रखा था Q इनसाइड, तो उससे जो फ्लक्स इतना निकला। अब इस गॉस लॉ का एक प्रूफ होगा जिससे ये आया। हालांकि लॉ के कोई प्रूफ नहीं होते, लेकिन मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया है कि, मतलब हमने नहीं, बुक में प्रूफ दे रखा है। वो प्रूफ कैसे है वो करते हैं हमें ना, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। अच्छा साहब, चलो भाई लिख लो, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा, मान लो एक चार्ज है प्लस टेस्ट, ये चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक, अब देख ध्यान रखो, ये हमेशा जो गॉस लॉ है क्या करता है गॉस लॉ, सिमेट्रिक। गॉस लॉ क्या करता है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई चार्ज है तो उसके अराउंड एक सिमेट्रिक सरफेस बनाना पड़ता है हमें। क्लोज सरफेस, मैंने बताया क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लो कहीं पॉइंट चार्ज रखा है तो उसके अराउंड हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक सरफेस बनाना पड़ेगा, जिसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं, है ना। जिस सरफेस पे गॉस थ्योरम अप्लाई हो रही है वो गॉसियन सरफेस हो जाता है। तो इसके अराउंड एक सिमेट्रिक सरफेस बनाना पड़ेगा। तो वो सरफेस की शेप कैसे होगी, देखो चार्ज है, हम सरफेस ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे उससे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे उससे। तो मान लो ये चार्ज रखा है, ये पॉइंट चार्ज यहाँ रख दिया मैंने, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो यहाँ भी निकली, आगे को भी निकली, ऊपर को भी निकलेगी, नीचे को भी निकलेगी, सब जगह को निकलेगी। तो मुझे क्या करना है, इसे कवर करना है। तो कवर कैसे करूँगा, एक शेल में, मतलब एक क्लोज सरफेस बना दूंगा ऐसे। कैसे, एक क्लोज सरफेस और ऐसे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, स्फेरिकल क्लोज सरफेस बना देंगे हम इसके। तो हमने क्या बनाया, इसके अराउंड एक क्या बना दिया, क्लोज सरफेस बना दिया भाई, ये रखा, ये रहा। अब इसे क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। अब इस चार्ज से करोड़ों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, लेकिन हमें तो कोई एक फील्ड लाइन पकड़ के चल देनी है ना, और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगा देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन, अब करोड़ों निकल रही है, किसी एक लाइन को पकड़ के उसका इंटीग्रेशन करो, टोटल आ जाएगा, ये तो पता है ना, ठीक है। तो यहाँ से मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, ये निकली है बाहर को, इसे पास किया। अब कितने एरिया से पास, क्योंकि एक फील्ड लाइन है तो जरा सी एरिया से पास करेगी, बहुत छोटे से। तो हमने मान लिया कि छोटा सा एरिया पास किया, ये इस एरिया को क्या कह देंगे, ये एरिया है डी। अब इस एरिया का एरिया वेक्टर भी क्या बाहर को लाई करेगा, ऐसे डी ए वेक्टर, और ये क्या चीज़ है, वेक्टर ई, ये क्या चीज़ है, वेक्टर ई। तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स, इस एरिया से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, है ना, वो किसके इक्वल होगा, मुझे क्या निकालना है, गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो देखो ये तो पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज की क्या है, क्यू, ये क्या चार्ज है, क्यू। तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा वो देखते हैं। तो लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए। तो डी ए से कितना निकलेगा भाई,
देखो स्मॉल एरिया से स्मॉल ही फ्लक्स निकलेगा, अरे स्मॉल एरिया है तो स्मॉल ही फ्लक्स निकलेगा, टोटल एरिया होता तो टोटल फ्लक्स निकलता। तो हमने क्या कर दिया, डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यही है फ्लक्स की डेफिनेशन, यही है फ्लक्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो डी फाई का तो इंटीग्रेशन के डी फाई का तो हो जाएगा फाई इक्वल टू ई बाहर कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह, इंटीग्रेशन डी ए, थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल कितना है यहाँ 0, थीटा कितना है 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0, तो डी ए बचा, केवल डी ए बचा रह गया केवल, ठीक है। अब ये डी ए का डिफरेंस इंटीग्रेशन, देखो डी ए किसका पार्ट है, इसका, अच्छा पार्ट किस चीज़ का है, पूरे स्फेयर का, तो अगर मैं इस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया की शेप क्या है, स्फेरिकल, तो मतलब किसका एरिया, स्फेयर का, तो लिखेंगे हैज इंटीग्रेशन डी ए क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलो भाई, तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज ये रहा, डिस्टेंस कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, आर है, डिस्टेंस कितनी है, रेडियस मतलब आर, तो क्या है ई कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू कौन सा, इनसाइड वाला, तो रख दो भैया वैल्यू, तो फाई जो हो जाएगा तुम्हारे पास, तो फाई हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई कितना बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, यही गॉसेस लॉ है या गॉसेस थ्योरम है। तो हमने क्या देखा, हमने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगा के गॉसियस लॉ को प्रूफ कर दिया। सिमेट्रिकल सरफेस क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया कि गॉस लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, हमेशा गॉस लॉ वहाँ एप्लीकेबल होगा जहाँ पे कोई सिमेट्रिकल सरफेस हो, है ना। अब यहाँ गॉस लॉ अप्लाई थोड़ी किया हमने तो गॉस लॉ प्रूफ किया है यहाँ पे। तो सर यहाँ सिमेट्रिकल सरफेस क्यों बनाया, क्योंकि बेटा ये सिमेट्रिकल सरफेस हमने क्या किया, अब इस चार्ज से कुछ दूरी पे फ्लक्स कहीं से तो पास होता ना, फ्लक्स अब अगर मैं ऐसे रख देता चार्ज को स्पेस में तो फ्लक्स तो इन्फिनिटी पे चला जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी पे जाती है तो इन्फिनिटी पे फ्लक्स 0 होता है, तो हमें क्लोज सरफेस तो मानना पड़ता, तो मैंने क्लोज सरफेस मान लिया, स्फेरिकल सरफेस मानना पड़ा, क्यों, क्योंकि चारों तरफ को फ्लक्स निकलेगा और मुझे क्या करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास होनी चाहिए, तो कैसी शेप ली, स्फेरिकल शेप ले ली। तो आगे से जब भी कोई पॉइंट चार्ज मिलेगा और उसके अराउंड हमें फ्लक्स निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, उसके चारों तरफ एक क्या बना देंगे, क्लोज सरफेस बना देंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लोज सरफेस बनाया जिसे स्फीयर कह दिया, या जैसे भी है ना। चाहे तुम ऐसा कह सकते हो कि भाई हमने एक होलो स्फीयर लिया और उसके पॉइंट मिड पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया, क्यों, उससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो ऐसे कैलकुलेट करा और हमारी गॉस थ्योरम आ गई। कहने का मतलब तो वही है ना बच्चों कि ये जो सरफेस है किसकी तरह बिहेव करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह, क्योंकि प्रूफ गॉस थ्योरम इसकी वजह से हुई है। अगर ये सरफेस ना माने हम तो कैसे प्रूफ कर दोगे तुम, नहीं कर सकते ना, क्योंकि टोटल फ्लक्स तो 0 हो रहा ना, फिर टोटल फ्लक्स तो 0 हो जाएगा जब सरफेस ही नहीं होगा कोई भी, तो है ना। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दी सरफेस, तो सरफेस से पास करनी चाहिए ना बाहर को, ये तो हमने इसलिए सरफेस बनाया यहाँ, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो भैया ये गॉस थ्योरम का प्रूफ था, ये गॉसेस लॉ था। अब ये गॉस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होगी, क्या इसका एडवांटेज है वो मैंने तुम्हें बताया। एडवांटेज क्या है कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को इजी कर देती है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमने की थी वायर के कारण या थिन शीट के कारण। तो भाई नोट निकलते हैं, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट केस निकल के आते हैं इस गॉस थ्योरम से कि कहाँ एप्लीकेबल होगी, कैसे एप्लीकेबल होगी, कौन सा चार्ज लेंगे, कैसे चार्ज लेंगे, बड़ा वाला भला, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो भाई क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम दी गॉस थ्योरम। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम गॉसियस लॉ। गॉस लॉ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से निकलते हैं, देखो पहला लॉ क्या है, हमें पता है जो फाई है, पहले लिख लो फॉर्मूला, फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है भाई फॉर्मूला, है ना। ई डॉट डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कोई चार्ज, ये कोई क्या है, कोई सरफेस है जहाँ पे चार्ज रखा है क्यू और यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है ऐसे वेक्टर ई और इसको ऊपर डी ए ऊपर लगा दिया और यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लिया हमने छोटा सा। भाई ये भैया हमारे पास जो पूरी स्ट्रक्चर है वो है। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है नंबर फर्स्ट कि जो चार्ज है ये टोटल चार्ज है,
ये तो चार्ज गिवन है राइट साइड में क्या है, टोटल चार्ज, तो लिखेंगे द चार्ज इज टोटल इनसाइड चार्ज, टोटल इनसाइड चार्ज ऑफ ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होना चाहिए वो टोटल चार्ज होना, चाहे वो रखा कहीं भी हो, चाहे चार्ज यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, सबके लिए जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो ये निकला कि जो चार्ज होना चाहिए वो मस्ट बी टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या निकल के आती है, जो गॉस लॉ है, ये जो गॉस लॉ है किसी भी शेप के लिए वैलिड है, ये जरूरी नहीं स्फेरिकल शेप कोई सी भी हो, सबके लिए वैलिड है। गॉस लॉ क्या लिखेंगे, गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड एनी शेप और साइज, ना तो किसी शेप पे डिपेंड करता ना ही किसी साइज पे डिपेंड करता, एनी शेप और साइज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक स्फीयर है, इस स्फीयर से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है, चार्ज क्यू रखा है, उससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है फाई, वो है भैया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कहा गया कि स्फीयर को दुगना कर दो, इस स्फीयर की रेडियस अगर दुगनी कर दी जाए, अगर इसकी रेडियस आर है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, अगर डबल कर दी जाए तब क्या होगा, ये क्या है एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं ना, एग्जाम्पल इसका। तो अगर इस स्फीयर की रेडियस डबल कर दी जाए तो कितना फ्लक्स निकलेगा, तो देखो इस स्फीयर की रेडियस भी डबल कर दो, कर दी डबल, ये बना बन गया, बड़ा स्फीयर बन गया, ये क्यू चार्ज रखा है और आर डिस्टेंस पर। तो अब तुम बताओ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले निकल देती इससे क्या बढ़ गई होंगी, चार्ज को तो टच नहीं किया ना, हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया है क्या, नहीं, हमने क्या काम किया है, हमने स्फीयर को बढ़ा किया है। अब तुम स्फीयर की रेडियस चाहे 10,000 गुनी कर दो भाई, क्या फर्क पड़ने वाला है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल रही है तब भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, क्योंकि हमने केवल सरफेस ही तो चेंज किया है, चार्ज थोड़ी ना चेंज किया है। तो 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो यहाँ से निकल रही थी तो 100 ही यहाँ से निकलेगी, तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना पहले था उतना ही अब है, क्या, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, मतलब अनचेंज, मतलब ये किसी शेप पे या साइज पे डिपेंड ही नहीं करता। अब चाहे शेप स्फेरिकल ना बना के तुम ऐसे बना दो भाई, लो ये क्यूब है, ये क्यूब ले लिया मैंने, इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रख दिया क्यूब, अब बताओ इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स, तो इसकी सारी साइडों से निकलेगा ना टोटल फ्लक्स। तो मान लो ये क्यूब रखा है, ये रखा क्यूब है ना, ये क्यूब रखा है एक, ये क्या रखा है क्यूब, ये ऐसे 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 ऐसे, अब ये चार्ज बीच में, तो कैसे देखो दो लाइनें ऐसे निकली, मान लो 2 लाइनें ऊपर को निकली, 2 लाइनें ऐसे, 6 लाइनें 6 सरफेस से पास होगी, तो टोटल फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्यों, क्योंकि क्यू कौन सा चार्ज है, इनसाइड द चार्ज। अब डेफिनेशन क्या थी, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाट शुड बी द शेप ऑफ क्लोज सरफेस, नो मैटर व्हाट मस्ट बी या व्हाट शुड बी द शेप ऑफ क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस की शेप क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस चीज से पड़ता है कि भाई, फर्क किस चीज से पड़ता है, फर्क किस चीज से पड़ता है कि भाई वो क्लोज सरफेस है या नहीं, ओपन सरफेस तो नहीं है। ठीक है, तो भाई ये तो थी गॉस थ्योरम की बात। तीसरा रिजल्ट क्या है, इट कैन बी अप्लाई एनीवेयर, इट कैन बी अप्लाई एनीवेयर बट it is not important that it will give result in any situation, result in any condition। ये जरूरी नहीं है कि वो हर कंडीशन में रिजल्ट दे, हाँ अप्लाई तुम कहीं भी कर सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो, मतलब समझ रहे हो ना क्या, कि अगर तुम्हें सिमेट्री मिल गई कहीं तो गॉस थ्योरम तुम अप्लाई करो, आंख मीच के कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइनों में आंसर आएगा। लेकिन अगर सिमेट्री नहीं मिल रही तो भाई गॉस थ्योरम लगा के तुम कॉम्प्लिकेट ही कर दो और क्वेश्चन को, है ना, इजी करने के बाद। इससे अच्छा तुम उसी मेथड से करो पुराने वाले से, ठीक है। तो अगर तुम श्योर हो कि भाई यहाँ पे सिमेट्री हमें मिल गई तो आराम से गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। जैसे स्फीयर की बात करो तो सिमेट्रिक है, कहीं से भी काट दो, सब जगह से कैसा है, सिमेट्रिक ही होगा। सिलेंडर सिमेट्रिक है, क्यूब सिमेट्रिक है ना। तो भैया ऐसी ये गॉसेस थ्योरम की बातें थी। अब तीसरी बात क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन क्या है, टोटल चार्ज होना चाहिए इनसाइड, है ना। दूसरी कंक्लूजन क्या है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। तीसरी कंक्लूजन क्या है, ये क्या है कि अप्लाई तो कहीं भी कर सकते लेकिन रिजल्ट हमेशा दे, ये जरूरी नहीं है। तीसरी कंक्लूजन क्या है
इट इज़ मोस्टली applicable for continuous distributed charge कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाले केस में एकदम से वैलिड हो जाती है, एकदम एप्लीकेबल, मतलब मोस्टली वहीं अप्लाई की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हें सिमेट्री आराम से देखने को मिल जाएगी। सिमेट्री कैसे? जैसे मान लो कोई चार्ज रॉड रखी है, ये क्या रखी है? चार्ज रॉड रखी है। अब इस चार्ज रॉड के अराउंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मान लो, तो हम क्या करते थे पहले कि यहाँ से एक एंगल, यहाँ से एक एंगल, यहाँ आर लेंथ पे θ1 θ2 इंटीग्रेट करो, दुनिया भर का चक्कर करना पड़ता था। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ क्या करो, देखो शेप है सीधी सी बात है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी उतनी यहाँ को निकलेगी, जितनी ऊपर को उतनी नीचे को, सब जगह को निकलेगी ना, उतनी ही निकलेगी, उतनी इंटेंसिटी की निकलेगी। तो क्या काम किया, यहाँ पे क्लोज सरफेस मान लो सिलिंड्रिकल जैसा, ये सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस मान लो ये भाई। अभी सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा होगा उसकी कैलकुलेशन कर लो और वहीं से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो भैया ये था हमारा गॉस थ्योरम, गॉसेस लॉ। दूसरी बात, अगर देखो अगर तुम कहीं डिस्क्रीट सिस्टम दिखता है चार्जेस का, डिस्क्रीट सिस्टम जानते हो ना, जहाँ चार्ज अलग अलग रखे होते हैं, जहाँ चार्ज अलग अलग रखे होते हैं, तो वहाँ सरफेस ढूंढना बहुत ही किसका काम है, बहुत ही बारीकी का काम है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने किसी सरफेस को किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास करा दिया तो वहां दिक्कत हो जाए, क्योंकि उस लोकेशन पे तुम्हें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज नहीं है। तो भैया ये 4 सिस्टम थे हमारे पास, ये 4 कंक्लूजन निकल के आती है हमारे पास किसकी, गॉस थ्योरम से रिलेटेड। पहली कंक्लूजन क्या कहते हैं, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है सारी की सारी। ये पहली कंक्लूजन क्या कहते हैं, पहली कंक्लूजन कहते हैं कि जो चार्ज है ये वाला, ये हमेशा इनसाइड चार्ज होगा, चार्ज बाहर नहीं रखा होगा, सरफेस के अंदर का चार्ज होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि गॉस जो थ्योरम है, जो गॉस जो लॉ है, ये किसी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस कैसा भी हो, किसी भी साइज का हो, सबसे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तीसरी चीज, ये अप्लाई तो कहीं भी हो सकती है, अप्लाई तो कहीं भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि रिजल्ट दे तुम्हें, सिमेट्री जहां होगी वहां रिजल्ट मिल जाएगा। तीसरी चीज, इट इज मोस्टली एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, जहां भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिख जाए और तुम्हें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो वहां तुम गॉस थ्योरम लगा करके फाइंड कर सकते हो इजीली। ये मोस्ट कन्वीनियंट है वहां लगाने के लिए। और भैया क्या चीज, बस अब ये क्या, अब दूसरी चीज ये है कि भैया जब तुम गॉस लो, अब वही बात यार कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए इजीली कैलकुलेट, वो इजीली कैसा टूल है, एकदम बढ़िया टूल है जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करके देगा फॉर सिमेट्रिक सब्जेक्ट, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास निकल के आए, जिन पॉइंटों की हेल्प से हमने देखा कि कैसे गॉस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे गॉस थ्योरम से हम कई चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में, वो हमने गॉस थ्योरम से सीख लिया है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं क्वेश्चन की, तो बताओ जरा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर क्वेश्चन की बात करूं तो भाई क्वेश्चन है, देखो ये हेमिस्फीयर है, एक चार्ज रखा है यहाँ है क्यू, दूसरा हेमिस्फीयर है, एक चार्ज रखा है कहां पे, यहाँ यहाँ, और तीसरा हेमिस्फीयर है, चार्ज रखा है बिल्कुल यहाँ पे। तो हमें तीनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ऑल केसेस, हर एक केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। और क्या बताओ, और देखो एक क्या रखा है, एक रखा है कैसे भैया, ये ऐसे है ना, ये रखा है ऐसे, ये रखा भैया, यहाँ चार्ज रखा है क्यू, यहाँ चार्ज रख दिया, इस प्लेट से स्क्वायर प्लेट है मान लो, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, ठीक है। और क्या, और क्या है, और हो सकता है, देखो ये 2 इनफाइनाइट प्लेट रखी है, ये 2 इनफाइनाइट प्लेट रखी है ऐसे, ये दोनों एक दूसरे कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है ना, ये दोनों कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर। तो फ्लक्स बताना है इनसे निकलने वाला फ्लक्स। इन्फिनिटी प्लेट है, कितनी प्लेट है, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट है, ध्यान रखना, प्लेट लाइन नहीं प्लेट, ये A ये B, ये 4 नंबर और ये नंबर 5 हो चुका। और नंबर 6 क्या है भाई, ये रहा भैया, नंबर 6 क्या है, ये रहा, ये है भाई, क्या है, ये क्यूब है, ये क्या है, ये क्यूब, इस क्यूब के सेंटर से होकर जाने वाला 6, सेंटर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताना है।
तो ये 6 केसेस में हमें क्या बताना है भाई, फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। पहले केस की बात करें तो चार्ज अंदर है, चार्ज अंदर है ना, तो आंख मीचो और लिखो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाले चार्ज के लिए। यहां चार्ज बाहर है, जब चार्ज बाहर है तो आंख मीच के लिखो फाई इज इक्वल टू 0। जब चार्ज बाहर है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। चार्ज कहां होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहां चार्ज यहां रखा है, होलो है अंदर, और यहां बीच में रखा है, तो यहां देखो सरफेस से पास भी हो रही, कुछ लाइनें सरफेस से पास होगी, कुछ पास नहीं होगी, नीचे की पास नहीं होगी, ऊपर की पास होगी। तो मतलब क्या, मतलब सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर जैसा है, ऊपर क्या कैप है, क्या ऐसा ही कैप मैं नीचे बना दूंगा तो फ्लक्स की कैलकुलेशन मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये चार्ज देखो आधा अंदर आधा बाहर, तो इसे क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर दो। अब तो कहोगे सर ये क्यों नहीं किया, तो ये इसलिए नहीं किया बाबू, क्योंकि चार्ज ही पूरा बाहर है। ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है नहीं, क्लोज सरफेस तो ऊपर रखा है, चार्ज जस्ट बाहर रखा है। अब ये सरफेस अंदर से खुला है तो वहां रख दिया चार्ज, तो थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, हम इस चार्ज को कैद कर देते हैं पिंजरे में एक, और उस पिंजरे को क्या कह दिया, सिमेट्रिक पिंजरा बना दिया एक ऐसा। अब ये सिमेट्रिक पिंजरा मतलब स्फीयर हो चुका। अब इस स्फीयर, ये क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक्चुअल में क्या है, पूरा है, ये तो आधा है, तो आधा कर दो इंटू 1/2, तो फ्लक्स जो आएगा वो आएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनसे निकलने वाला। अब अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो इस पॉइंट पे क्या देखो चार्ज, ये मुझे क्या पूछा, मुझसे पूछा है कि इस वाली प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस वाली प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा। तो अच्छा तुम बात बताओ, ये चार्ज यहां रखा है, अब इस चार्ज से लाइन चलेगी, देखो एक लाइन यहां गई होगी ऐसे, एक लाइन यहां जाएगी, एक लाइन ऊपर जाएगी, एक लाइन आगे, एक लाइन पीछे, एक लाइन नीचे, 6 लाइन निकली, 6 दिशाओं में 6 लाइनें निकाल दी मैंने। लाइनें तो करोड़ों होगी, हर एक दिशा में होगी, लेकिन मैंने क्या लिया, मोटी मोटी बात ले ली। तो ये प्लेट रखी है भाई, अब इस प्लेट से, इस चार्ज के कारण इस प्लेट से कुछ लाइनें तो पास होगी, ये तो पता है तुम्हें, कितनी होगी ये नहीं पता। अब हम काउंट तो नहीं कर सकते ना लाइनें, तो हमें क्या चाहिए, गॉस साहब ने यही इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो अपना लॉ दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि भाई अगर तुम कहीं कंफ्यूज हो कि कितनी लाइन किसी सरफेस से पास हो रही है, अगर तुम कहीं कंफ्यूज हो कि कितनी लाइन किसी सरफेस से पास हो रही है, तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें वहां कोई सिमेट्री दिख जाए, तुम्हें लगता है कि वहां सिमेट्रिकली मैं कोई क्लोज सरफेस ड्रॉ कर सकता हूं, तो आंख मीच के मैं क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दो, और जो टोटल फ्लक्स पास होता है उससे उसका फॉर्मूला लगा दो, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस काम खत्म तुम्हारा। तो जैसे हमने यहाँ काम किया, मुझे दिख के मुझे ऊपर के अकॉर्डिंग नीचे भी सिमेट्रिक बना सकता हूं मैं, मुझे ऐसा लगा तो मैंने बनाया और फ्लक्स निकाल दिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या सिमेट्री बनाऊं मैं, इसके अकॉर्डिंग कैसा क्लोज सरफेस बनेगा, देखो जरा, ये स्क्वायर प्लेट है, अगर मैं ऐसी 6 स्क्वायर प्लेट और ले लूं, एक यहाँ खड़ी करूं, एक यहाँ, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, तो 5 स्क्वायर प्लेट और खड़ी कर दो, क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्योंकि क्यूब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर्स, क्यूब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर्स, और अगर ये रेक्टेंगल होता तो क्यूबॉइड बनता। ठीक, तो देखो, तो हमने क्या काम किया, क्यूब बना दिया। कैसे बनेगा क्यूब, कुछ ऐसे बनेगा क्यूब, यहाँ स्क्वायर प्लेट, यहाँ स्क्वायर प्लेट, यहाँ ये ऐसे वाली, ये ऐसे, चलो भैया ये ऐसे बनी, ये ऐसे बनी, ये ऐसे, और ये बंद। तो किस में बंद हो गई, देखो ये स्क्वायर प्लेट क्यूब में बंद हो गया। अब ये चार्ज किसके अंदर बंद हुआ, क्यूब के। तुम्हें पता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन हमसे टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस का थ्रू नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स। तो कितने सरफेस थे भाई, ये 6 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो एक सरफेस से पास होने वाला फ्रॉम वन सरफेस, अगर वन सरफेस से पास होगा तो कैसे होगा, वन सरफेस से पास होने के लिए क्या करेंगे, 1/6, तो 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया भैया टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्क्वायर प्लेट। ऐसे करते हैं। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या है, ये देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है। इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट का मतलब समझ लो ना, ये प्लेट ऐसे रखी, ऐसे, ये है इन्फिनिटी, ये प्लेट दो नहीं है, प्लेट एक ही है। कितनी प्लेट है, एक प्लेट है। मैं दो समझ गया था, ऐसे कंफ्यूजन में मैंने बोल दिया था, लेकिन प्लेट कितनी, एक प्लेट है पूरी। अभी पूरी एक प्लेट है, इन्फिनिटी तक फैली हुई है। ठीक है, कैसे रखी है, ऐसे देखो, ये डिस्टेंस इसकी ए हो गई। अब मैंने क्या काम किया, उठा करके ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्लेट कैसे ऐसे रख दिया हमने उठा के, तो अभी तो ए रहेगी इसकी डिस्टेंस, मतलब देखो प्लेट पूरी इन्फिनिटी है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है जब ये, तो हमें क्या बताना है, देखो हमें क्या बताना है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। अब चार्ज कैसे रखा, चार्ज इसके पीछे रखा, अरे ये रखी यार प्लेट, ये प्लेट है देखो ऐसे है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट ऐसा रखी है रे। अब ये तो विड्थ तो ए हो गई इसकी, लेकिन ये जो लेंथ है ये इन्फिनिटी तक है। लेंथ कहाँ तक, अब मैंने ऐसा उठा करके ऐसे रख दिया तुम्हारे सामने को ऐसे, तो ये ए तो अब भी रहेगी ना ये। अब ये इन्फिनिटी और वो इन्फिनिटी, ये वाली चीज़ इन्फिनिटी तुम्हारी तरफ को, ये वाली चीज़ इन्फिनिटी देखो, तो ये तो अब भी ए रहेगी। तो चार्ज कहाँ रखा है, यहाँ चार्ज रखा है। तो अगर मैं जो घुमा दूँ तो तुम्हें ये हिस्सा तो दिखाई देगा, देखो केवल इस प्लेट का,
है ना। और अगर मैं ऐसे कर दूँ चार्ज ये, तो इस प्लेट से पास होने वाला टोटल फ्लक्स बताना है। क्या बताना है? फ्लक्स पास होने वाला। तो भैया क्या करा, देखो ये रख दिया प्लेट, कैसे ऐसे बना दिया हमने ये, ठीक। अच्छा, चार्ज रखा है यहाँ ये Q, कितनी डिस्टेंस पर रखा, मान लो कितनी भी रखा, x डिस्टेंस पर रखा हो चार्ज। तो हमें क्या बताना है, क्या बताना है? फ्लक्स बताना है इससे निकलने वाला। अब तुम एक बार बताओ कैसा क्लोज सरफेस माने, क्लोज सरफेस कैसा माने कि फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सके, क्योंकि चार्ज तो बाहर है। अब इस प्लेट से भी फ्लक्स कोई ना कोई पास होगा, कितना फ्लक्स पास हुआ ये बताना है। तो देखो एक बात, ये चार्ज रखा था, ये प्लेट तुम्हारे तो ऐसा व्यू दिखा, ऊपर वाला व्यू ये है, मैंने ऐसा कर दिया तो एक व्यू ये हुआ। अब यहाँ चार्ज ये रखा, देखो पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, ये इन्फिनिटी पे, ये वाला हिस्सा भी इन्फिनिटी पे, दोनों से इन्फिनिटी पे। तो मैं कैसा सर्फेस मानूं, क्यूबॉइड पिवोट तो मान नहीं सकता ना, ये इन्फिनिटी पे कहाँ तक जाएगा, क्योंकि उसकी ब्रेथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी। हमने क्या काम किया, ऐसी ऐसी कितनी प्लेट हो ली, 6 प्लेट हो ले ली, एक प्लेट ये तो है ही, एक प्लेट ऐसे रखी, एक प्लेट ऐसे, 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 हेक्सागोन बन जाएगा। क्या बनेगा? हेक्सागोन। और हेक्सागोन जब बन जाएगा तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो एक प्लेट ये आई इन्फिनिटी तक फैली हुई है, ये आई ये भी इन्फिनिटी तक फैली हुई है, ये। अच्छा, 6 सरफेस तो ये हो गए, 7वां सरफेस इन्फिनिटी पे, 8वां सरफेस इन्फिनिटी पे। तो 7वें और 8वें जो सरफेस जो इन्फिनिटी पे हैं उनसे तो फ्लक्स जीरो, इन्फिनिटी पे जब कोई चीज़ रखे उससे फ्लक्स तो जीरो होगा ना। बाकी 6 सरफेस बचे, आप 6 कर देंगे बस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई ये एक प्लेट हमने मान ली ये ऐसे, एक प्लेट मानी हमने कैसे ऐसे, एक प्लेट मानी ऐसे, एक प्लेट मान ली ऐसे, और एक प्लेट मान ली ऐसे, और आगे पीछे क्या है, इन्फिनिटी। तो इससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। कितना? 1/6। समझ में आई बात, कैसे फ्लक्स करना था। अब देखो क्यूब पे आते हैं, क्यूब की बात करें तो क्यूब से टोटल फ्लक्स निकल रहा है ना, देखो बीच में रखा है ना चार्ज, तो टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है, चारों साइड, 6 की 6 साइडों से। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ये तो जैसे उसमें था, है ना, उसमें एक प्लेन से पूछा था, एक प्लेट से, यहाँ दोनों सबके सबसे पूछ लिया। मान लो अगर 2 प्लेट से पूछता तो यहाँ देखो, मान लो एक स्क्वायर और खड़ा कर दे और पूछे दोनों प्लेट से बताओ कितना जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक प्लेट का तो आ चुका तुम्हारे पास। जब एक प्लेट का तुम्हारे पास आ चुका तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतनी प्लेट का फ्लक्स तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा आराम से। तो भैया ये कॉन्सेप्ट था गॉसेस लॉ का, कि गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। अभी और क्वेश्चन करेंगे, तो हमने केवल एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया है तुम लोगों को, है ना। क्वेश्चन करते हैं, देखो फ्लक्स का अच्छा सा। तो हमसे पूछा है, देखो क्या ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया होगा, आई होप। अब कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट थे। क्वेश्चन 2 है फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए होलो स्फेयर enclosed बाय ए डाइपोल। एक उस स्फीयर का बताना है, किस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स बताना है, जिस स्फीयर के अंदर एक डाइपोल रखा हो। तो देखो ये मान लो एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है। अब इसके अंदर क्या रखा है, डाइपोल रख दिया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो टोटल फ्लक्स बताओ कितना होगा, बताओ भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि देखो इसमें नेट चार्ज जो है, डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होता है, हमेशा 0। बता चुका हूं मैं पहले लेक्चर में कि डाइपोल पे जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जब नेट चार्ज 0 हो तो फ्लक्स की बात करो, फ्लक्स होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स भी कितना होगा बच्चों, 0। तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन देखो, अब जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर में क्या काम किया गया, इस स्फीयर में क्या काम किया गया, इसका सेंटर पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक चार्ज, लीनियरली चार्ज रॉड रख दी ए बी, इस पर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 प्लस, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा वो है के एक्स। तो हमें एक चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस, इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स बताना है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी, एल मान लो। क्या बताना, फाइंड दी टोटल फ्लक्स, फाइंड दी टोटल फ्लक्स। देखो भाई इससे फ्लक्स कितना पास होगा ये बताना, क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन है जबरदस्त। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बताना हमें। तो पहले हमें चार्ज का पता होना चाहिए। एक चार्ज तो इधर रखा, क्यों, एक चार्ज है, टोटल चार्ज क्या होता है फ्लक्स का, फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू क्यू टोटल, क्या होता है, क्यू टोटल अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू टोटल किस किस के कारण, एक तो इसका कितना चार्ज है वो, इसका कितना चार्ज है वो, है ना, ये पता लगाना है। तो भैया इस पे कितना चार्ज है ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम जानते हो क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। या हमें क्या करा, हमने काम किया कि छोटा सा हमें टोटल चार्ज बताना है। टोटल चार्ज निकालने के लिए छोटा सा पॉइंट मानना पड़ेगा dx डिस्टेंस पे कितना, dq चार्ज। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी dq अपॉन dx। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, kx इक्वल टू dq अपॉन dx। या dq क्या हो जाएगा यहाँ से, kx dx। तो हमें क्योंकि चार्ज निकालना है ना पहले, तो इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना है, क्या करो इंटीग्रेशन कर दो, तो q आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन kx dx। कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से l तक। कहाँ तक, 0 से l। तो q जो हो जाएगा वो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से l। तो कुल मिला के जो q आएगा वो आएगा k l स्क्वायर अपॉन 2। तो भैया ये तो नेट चार्ज आया है। क्या है, नेट चार्ज किस पे, इस रॉड पे। एक चार्ज इसको ऊपर ऑलरेडी रखा है यहाँ पे, है ना। तो बस अब तो हो गया फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू प्लस के एल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ये हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल के आएगा किससे, इस स्फीयर से, जिसमें एक रॉड रखी हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाली, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी, लैम्डा थी। क्वेश्चन आया समझ में, नहीं फील आया क्वेश्चन बढ़िया था भैया, अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, और करते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं। चलो बस गॉसेस लॉ की, ये गॉसेस लॉ क्या करोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करते रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, वरना तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो देखो अब यहाँ एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखना। एक आध क्वेश्चन होगा जेईई मेंस का जो वो कराया था रॉड वाला जैसे टाइप का, बाकी सारे क्वेश्चन किस लेवल के, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई दो स्फीयर दे रखे, कंसेंट्रिक स्फीयर, एक ये और एक ये, दो क्या दे दिया हमें, कंसेंट्रिक स्फीयर्स दे दिए। ये S1 मान लो, ये क्या मान लो, S2। इस पर चार्ज है 2Q, इस पर चार्ज है 4Q। हमें बताना है फाइंड द रेशो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 एंड S2। फ्लक्स का रेशो बताना, मतलब फाई S1 अपॉन फाई S2 बताना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 4 स्फीयर 1 4 S1 की अगर मैं बात करूं तो S1 से कितना फ्लक्स निकल रहा है भाई, फाई इक्वल टू, देखो S1 से कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी सरफेस। तो देखो इस पे कितना चार्ज है, 2Q। ये चार्ज कहाँ पे रखा है, देखो ये रखा है 2Q चार्ज यहाँ, है ना। चार्ज कितना हुआ, 2Q। इसके ऊपर इस पे क्या है चार्ज, ये 4Q अंदर ही है, मतलब ये 4Q कहाँ पे, अंदर। तो भैया देखो कितना फ्लक्स निकलेगा यहाँ से, अगर S1 की बात करूँ तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया क्या, टोटल फ्लक्स किससे, S1 से। अब लिखेंगे 4S2। अगर 4S2 की बात करूँ तो फ्लक्स आएगा फाई 2, ये फाई 1 कितना, देखो इनसाइड चार्ज S2 के अंदर कौन कौन सा चार्ज है, 4Q और 2Q। तो 4Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, फाई 2 इक्वल टू 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या करो भाई, अपॉन रेशो कर दो। तो रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, रेशो के लिए फाई 1 अपॉन फाई 2 इक्वल टू 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1/3 फाई 1 अपॉन फाई 2। ये भैया हमारे पास क्या बचा, 1/3 हमारे पास आया है। क्या आया है, 1/3 आया है। अब इसमें क्या कहा, इसमें फर्दर क्वेश्चन क्या है, फर्दर क्या किया है कि अगर क्या करे, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दे। अगर ये जो बीच की साइड दे रखी है ना, इसमें अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो क्या होगा ये बताना है। क्या बताना है, लिखेंगे क्या, नंबर 2 पार्ट इसका, इफ डाइलेक्ट्रिक फिल between both spheres of dielectric constant K, then find ratio of flux। तब फ्लक्स का रेशियो बताना है। अगर डाइलेक्ट्रिक, देखो इसके बीच में क्या भर दिया, अब ऐसे कुछ हुआ, ये S1 है ना, और ये क्या है S2। अब इन दोनों के बीच में क्या भर दिया, इन दोनों के बीच में भर दिया एक डाइलेक्ट्रिक, ऐसे भर दिया भाई,
यहाँ पे डायलैक्ट्रिक चाहे लिक्विड हो, कुछ भी हो भाई, हमें नहीं पता कैसा डायलैक्ट्रिक जिसकी परमिटिविटी अलग है। पहले तो वैक्यूम की परमिटिविटी से बात करें क्योंकि इनके बीच में क्या भरा हुआ था, यहाँ क्या पे था उस टाइम, वैक्यूम था। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने क्या ले ली, परमिटिविटी, फ्री स्पेस की ले ली। अब यहाँ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा जिसका कांस्टेंट क्या है, के है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलैक्ट्रिक भर दे जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। ये S1 सरफेस है, चार्ज तो इस पर कितना है 2Q, इस पर चार्ज कितना था 4Q। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं देखो इसकी बात करूँ S1 की, तो S1 तो अब भी वैक्यूम में है। S1 की बात करूँ तो S1 तब भी वैक्यूम में, तो S1 से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है, लिखेंगे S1 विल बी इन वैक्यूम। जब ये वैक्यूम है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 5(1) इक्वल टू 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए तो क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन भाई अगर मैं S2 की बात करूँ तो S2 विल बी इन डायलैक्ट्रिक फील्ड इन S2। जब S2 में डायलैक्ट्रिक भरा हुआ है तो तुम जानते हो डायलैक्ट्रिक जो होता है K, वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये होता है भैया। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इंटू एप्सिलॉन मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो यहाँ से हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आता है ये। तो यहाँ वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो देखो क्या आ जाएगी, φ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6Q अपॉन एप्स, क्या आएगा यहाँ नीचे, क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा देखो 6Q अपॉन K परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या आ जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। गलती हो गई शायद, नहीं, हाँ तो ये वैक्यूम के लिए थोड़ी, यहाँ तो मीडियम आएगा। तो एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से देखो, तो एप्सिलॉन m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से क्या, एप्सिलॉन नॉट अपॉन K। तो यहाँ रख दो भैया वैल्यू, तो क्या आ जाएगी देखो, एप्सिलॉन m की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू K जाएगा ऊपर। अब जब डिवाइड करेंगे इन दोनों के रेशियो को, बस अब तो डिवाइड कर लेना, डिवाइड करेंगे देखो तो क्या आएगा, φ1 अपॉन φ2 इक्वल टू कहाँ जाएगा ये 2Q, वही 1/3 तो रहेगा ही ऐसे ही, और कहाँ जाएगा K, नीचे आ जाएगा इसके भैया। तो ये हमारे पास फ्लक्स का रेशियो निकल के आया डायलैक्ट्रिक मीडियम के। अगर कोई मीडियम भर दिया जाए इनके बीच में तब फ्लक्स कैसे चेंज होता है। तो हमने देख लिया ये कितना चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, सारी चीज़ें हमने निकाल ली। ये तो पता है ना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। समझ में आई बात नहीं? तो ये तो चीज़ें थी भाई हमारे पास डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड। अब क्वेश्चन करे और एक देखो, क्वेश्चन ही धड़ल्ले से होने इसमें रहे क्या, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चंस है। अब अगर इनके बीच में डायलैक्ट्रिक भर दिया जाए तो क्या हो जाता है, वही जो अभी बताया है। तो अब हम क्या करेंगे देखो, अब अगर एक क्वेश्चन की और बात करूं मैं, तो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 5। मान लो हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है वो क्या है, इस क्यूब की जो साइड है वो A है। इस क्यूब की साइड कितनी है, A। अरे सर अभी तो किया था ऐसा क्वेश्चन, फिर क्यों करा रहे हो बेटा, किया होगा लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसके एक कोने पर चार्ज क्यों रखा है, इस क्यूब के कोने पे चार्ज क्यों रखा है, तो इस क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताना है। लिखेंगे इफ क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब देन फाइंड द नेट फ्लक्स passing through क्यूब। फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। तो इस क्यूब से निकलने वाला नेट फ्लक्स बताना है। अगर वो कौन देखो मिडिल में रखा होता तो फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो पता है तुम्हें। अगर बीच में चार्ज रखा होता तो वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता अगर बीच में चार्ज होता। लेकिन चार्ज कहाँ पे है, चार्ज है कॉर्नर पे। जब कॉर्नर पे चार्ज है तो देखो इससे फ्लक्स कैसे निकलेगा, लाइन ऐसे जाएंगी, कोई लाइन यहाँ जा रही है, कोई इसे पास करेगी ऐसे, कोई इसे पास करेगी ऐसे, कोई इसे पास करेगी, कोई इसे पास करेगी। पता ही नहीं चल पा रहा कि लाइनें किस एंगल पे गिर रही है, जिससे कि मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लगा के E cos थीटा से कैलकुलेट कर सकूं। मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा कि लाइनें कितने एंगल पे गिर रही है, क्या हो रहा है, बस ऐसे आंसर निकलती जा रही है। पहले क्या होता था, बीच में रखा था फ्लक्स, बीच में रखा होता था क्या चार्ज, वो चारों तरफ को यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता था। लेकिन यहाँ क्या यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ऊपर को कुछ और जा रहा है, नीचे को कुछ और जा रहा है ना। तो कॉर्नर पे रखा, तो हमें क्या चाहिए, एक सिमेट्रिकल सरफेस। क्या चाहिए, अगर हम बना सके तो एक सिमेट्रिकल सरफेस बना दो इस क्यूब के अराउंड। इस क्यूब के अराउंड जब हम सिमेट्रिकल सरफेस बना देंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस क्यूब से, केवल और केवल इस वाले क्यूब से। तो देखो भाई, इस वाले क्यूब के हमें अराउंड क्या बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिकल सरफेस। तो मान लो ये क्यूब था, मान लो इस क्यूब की साइड कितनी है, इस क्यूब की साइड कितनी थी, ए थी, तो पता ही है तुम्हें। इस क्यूब की साइड कितनी है, ए साइड का क्यूब था ये, देखो ये ऐसे। इसके कॉर्नर पे चार्ज क्यों रखा था, हमने क्या काम किया, इसके सिमेट्री के क्या बना दिया, सरफेस बना दिया। वो सिमेट्रिकल सरफेस कैसा होगा, क्यूब जैसे होगा, क्योंकि क्यूब है यार, सिंपल सी बात है। बस दुगना हो, इससे बड़ा हो, जो जिसके अंदर पूरा समा जाए ऐसे ही। तो हमने क्या काम किया, कितने बड़ा क्यूब बना दिया, जिसकी साइड क्या हो जाएगी 2a, जिसकी साइड क्या होगा 2a। तो ऐसे यहाँ ये, ठीक है, ये किया, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे निकल के आया। गलत हो गया शायद ही, गलत नहीं, मतलब गड़बड़ तो हो ही गया ना, या ऐसे ऐसे। अच्छा, अब क्यूब बना लो यार, ये ऐसे है ना, और ये देखो ऐसे करता था, ये बनाया मैंने हिस्सा, फिर ऊपर वाला बनाया, और ये अच्छा हाँ, फिर ऐसे ये, और ये ऐसे जाएगा पीछे को, और ये भैया ऐसे निकल गया। तो देखो एक क्यूब बन गया। ये क्या बना है, क्यूब। इस क्यूब के अंदर ये वाला क्यूब रखा है, क्या रखा है, ये ऐसे जाएगा, देखो यहाँ से ये रहा। इस क्यूब के अंदर एक क्यूब बड़े वाले क्यूब के अंदर छोटा वाला क्यूब रखा है। अब तुम एक बात तो बताओ मुझे, ये ऐसे थोड़ी ना मिलेगा बाबूजी, दो दुगनी है ना लाइन, ये दुगनी है तो कैसे जाएगा। देखो यार गड़बड़ हो गई, अभी रुक जाओ, गड़बड़ हो गई। पहले मैं बड़ा वाला क्यूब बना, देखो पहले मैं बड़ा वाला क्यूब बना लेता हूँ। ये बड़ा वाला बनाया जिसके अंदर ही रखा जाएगा, क्योंकि हमने क्या सिमेट्रिकल सरफेस चूज करना है। तो सिमेट्रिकल सरफेस कैसा होगा, क्यूब जैसे ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बनाया हमने क्यूब बड़ा वाला, ये रहा। अब इसके अंदर ही छोटा वाला रखा था, कितना छोटा वाला, ये रखा भाई छोटा वाला क्यूब, है ना। कैसे रखा है, गलत, फिर गलत यार, बन नहीं रहा भाई। कैसे बनाओ, सब बनाना तो है ही, देखो है ना। तो कैसे बनाए, अब कैसे बनाए, कैसे बनाए, ये ए, ये पीछे को जाएगा, ऐसे पीछे को जाएगा, है ना। देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे ए, फिर ये ए ऐसे जाएगा, यहाँ ये ऐसे आएगा, और ये ऐसे आएगा। तो ये है भैया, ये सही है ना। तो ये रखा भैया क्यूब हमारे पास। इसकी साइड कितनी है, जिसके कॉर्नर पे रखा था चार्ज क्यू, ये रखा। इसकी साइड ए थी, और बड़े वाले की साइड कितनी है 2a। अब देखो जरा यहाँ, अब तुम एक बार बताओ, ये चार्ज क्यू क्या बड़े वाले के सेंटर पे रखा है, ये वाला चार्ज क्यू क्या बड़े वाले के सेंटर पे ही तो रखा है, हाँ जी सेंटर पे रखा है, ठीक है। अब जब ये सेंटर पे रखा है, तो ये वाला, तो इससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, इससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें किससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताना है, इस चीज से निकलने वाला, इस चीज से निकलने वाला क्या बताना है, टोटल फ्लक्स। तो ये वाली चीज रखी कहाँ पे है, नीचे वाली चीज पे। तो नीचे वाली प्लेट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है भाई, बड़े वाले क्यूब के अकॉर्डिंग अगर नीचे वाली प्लेट से देखे तो कितना फ्लक्स पास हो रहा, तो फ्लक्स पास हो रहा है Q अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाली प्लेट से। अब नीचे वाली प्लेट के कितने पे रखा है, ये देखो ये 2 है, ये ना 2a, तो आधा ये आधा वे, तो मतलब 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 1/4। तो कुल मिला के जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये मिड, इसलिए हमने दुगुना माना। दुगुना क्यों माना, जिससे कि ये वाला चार्ज कैसे प्रतीत हो, मिड पॉइंट पे रखा हुआ प्रतीत हो, कि भाई मिड पॉइंट पे रखा है ये चार्ज, है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं टोटल फ्लक्स किसके पास हो रहा है, ये बड़े वाले से, मतलब छोटे वाले से। बड़े वाले का तो हमें पता ही नहीं था, हमने बड़ा वाला तो इमेजिनरी पॉइंट माना था, इमेजिनरी सरफेस माना। उस सरफेस से नीचे वाली लाइन से पास हुआ कितना, 1/Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नीचे भी तो इमेजिनरी है, हमें पास कराना है। तो ये कहाँ पे रखी है, इस बड़े वाले प्लेट के 1/4 पे रखी है। अगर तुम देखोगे भाई सिंपल, 1/4 तो है यार, ये 2 है, तो ए तो क्या कितना हिस्सा कवर किया इसने, 1/4 है, लगा ऐसा दोनों हिस्सा कवर, आधा हिस्सा कवर किया होगा, लेकिन है 1/4 हिस्सा। अरे ये है, इसके आधे पे, उसके पीछे आधे पे, ये तो 1/4 तो हो जाएगा। अरे मतलब इसे मैं ऐसे जरिए रखा, क्योंकि मैं तुम्हारे तो को कर दूँ ऐसे। तो देखो ये पूरा बड़ा वाला क्यूब, ये 2a है, ये क्या हुआ 2a तो इसके आधे पे देखो, यहाँ आधा ये तो आधा और आधा ये रखा छोटा क्यूब। तो कौन सा हिस्सा है टोटल का, अरे टोटल का 1 2 3 4, 1/4 हिस्सा है नहीं है ये, तो 1/4 इसलिए किया हमने।
समझ में आ रही बात नहीं? ये 1/4 हिस्सा है, लगा ऐसा ना आधा हिस्सा होगा, आधा नहीं है, ये 1/4 है। देख लो ना तुमने पकड़ के ऐसे घुमाया तो ये वाला ऐसे, ये तो क्यूब है छोटा वाला हमारा, ये साइड तो बच रही है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं भैया, फ्लक्स निकालने की कोशिश की और जो हमने निकाल लिया किससे, गॉसेस लॉ से। अब देखो मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूँ जो जेईई लेवल का है। ये तो तुमने कर लिए सारे, आई होप ये सब समझ में आ भी गए होंगे तुम्हारी कैसे कैसे क्वेश्चन करने थे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में जब मैंने सॉलिड एंगल पढ़ाया था, तो क्वेश्चन वहाँ था, क्या था क्वेश्चन, ये वाला रिंग वाला, ये डिस्क वाला, कि एक डिस्क रखी है भाई यहाँ, ये एक डिस्क रखी है ऐसे, और इस डिस्क के अगर चार्ज यहाँ रखा है तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो वो फ्लक्स मैंने तुम्हें बताया था निकल के वो कितना आया था, फाई इक्वल टू कितना था भाई, वो निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में ए माइनस 1/√a² प्लस r², ये भी 1/a था, 1/a, और इंटू क्या था 2 पाई r। ये भैया हमारे पास फ्लक्स था, ये क्या था हमारे पास, फ्लक्स था जो टोटल निकल के आता है इस डिस्क से, है ना। पीडीएफ में कराया था, अच्छा खासा बड़ा डेरिवेशन हो गया था। अब अगर हम इसे गॉस लॉ और सॉलिड एंगल की मदद से करें तो मैंने बताया 2 लाइनों में हो जाएगा, प्रॉमिस किया था ना मैंने कि मैं कराऊंगा क्वेश्चन ही। देखो अगर हम इसे सॉलिड एंगल और गॉस लॉ की हेल्प से करें, किसके हेल्प से, सॉलिड एंगल और गॉसेस लॉ की हेल्प से करें, तो देखो कितने आसानी से हो जाएगा। ये डिस्क है, ये रखी डिस्क, ये रखा चार्ज यहाँ क्यों, इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना है। तो हमने क्या काम किया था, यहाँ से ये ऐसे और यहाँ से ये एंगल कितना मान लो अल्फा है एंगल, और ये टोटल एंगल जो बना रहा है क्या है, सॉलिड एंगल नहीं होगा, ये जो होगा क्या होगा, सॉलिड एंगल ही तो होगा, सॉलिड एंगल क्या होगा, ये सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं भाई। इसकी रेडियस तो r थी, इसकी रेडियस क्या थी r, और ये डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक a, ठीक है। पहले cos अल्फा निकाल लो, cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा होगा क्या होगा, cos अल्फा होगा पर वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है a और हाइपोटेनस कितना है, या हाइपोटेनस कितना आ जाएगा r² प्लस a², तो हाइपोटेनस r² प्लस a², किस में, अंडर रूट में। तो ये तो भैया cos अल्फा आ चुका। अब देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था जब सॉलिड एंगल पढ़ रहे थे, कि जो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन होता है वो क्या निकल के आया था, क्या निकल के आया था, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में जो रिलेशन निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई 1 माइनस के cos अल्फा, ये आया था भाई सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल cos अल्फा, सॉलिड एंगल ये वाला, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ आ जाओ जरा, ये स्फीयर है, इस स्फीयर पे चार्ज रखा है क्यों, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा, फाई इक्वल टू Q/ε0, इतना ही तो फ्लक्स निकलेगा। अब ये जो फाई है, ये जो मिडल पे जो चार्ज है कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा सॉलिड एंगल 4 पाई तो होता है। अरे मैंने बताया था स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल होगा वो 4 पाई होगा, 4 पाई होगा ना, 4 पाई, तो देखो 4 पाई एंगल बना, मतलब कैसे, ये चार्ज रखा, ये रखा चार्ज, ये कैसे घूम रहा, सब जगह वो घूम जाएगा, ये गोल मतलब ऐसे, तो चारों तरफ को घूम के क्या बना लेगा, सॉलिड एंगल बनाएगा 4 पाई, और सारी जगह को स्प्रेड कर देगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो ऐसे ये होगा, देखो Q इक्वल टू फाई इक्वल टू Q/ε0। अब ये कितने में है, ये जो Q/ε0 है कितने सॉलिड एंगल में है, अरे टोटल सॉलिड एंगल में तो है 4 पाई, तो 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स है, Q/ε0। तो एक सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स होगा, Q/ε0 इंटू 1/4 पाई, यही होगा, नहीं होगा, 4 पाई नीचे ले गए, मतलब Q/4 पाई ε0 कितने में होगा, एक सॉलिड एंगल में। यहाँ पे आ जाओ, ये जो सॉलिड एंगल है इसका कितना है, 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, तो पहले वैल्यू रखो 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, a/√r² प्लस a², ठीक है भैया। ये सॉलिड एंगल है, कितने में सॉलिड एंगल है, टोटल में, है ना। तो एक सॉलिड एंगल के लिए कितना है, Q/4 पाई Q/ε0 इंटू 1/4 पाई, यही तो है, अरे क्या है, अरे यही तो है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक सॉलिड एंगल, ये क्या है, एक सॉलिड एंगल इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस a/√r² प्लस x², ये क्या है, फ्लक्स, एक सॉलिड एंगल में फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो फ्लक्स होगा भैया यहाँ से, एक सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स है, ये रहा, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई तो ऐसे ही 1 माइनस Q/√r² प्लस a², तो एक सॉलिड एंगल में फ्लक्स कितना निकल के आ रहा है, इतना Q/4 पाई ε0, 2 पाई से 2 पाई काटो तो क्या आ जाएगा, देखो ये ए था भैया, ये मैं कह रहा Q ए था ही, तो क्या बचेगा, देखो Q/ क्या था, ये Q था, यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो Q/ε0 और क्या है,
1 माइनस के a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो हुआ 2 लाइनों में सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से 2 पाई आएगा बस यहाँ। सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से क्या हो चुका कि कितना फ्लक्स निकल रहा है डिस्क से, हमने सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया और निकाल लिया। जबकि पहले हमने कितनी सारी खड़पच करी थी और निकाला था, ये 2 पाई था, मतलब ध्यान से निकलेगा था। तो कितनी सारी खड़पच करी यहाँ सॉलिड एंगल के हेल्प से और गॉस लॉ के हेल्प से। अगर दोनों चीज़ें याद है तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप से निकलने वाला टोटल फ्लक्स। ठीक है भैया, तो ये चीज़ें तो हमारे समझ में आ गई आई होप। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट इसका, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। क्या, मान लो हमें एक दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें एक दे रखा है, अरे क्या दे रखा है भाई, हमें एक सिलेंडर दे दिया। मान लो ये सिलेंडर है, ये रखा है क्या है, सिलेंडर। अब ये सिलेंडर जब दिया हमें, ये दे दिया सिलेंडर, इस सिलेंडर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है। इस सिलेंडर के कहाँ रखा, सेंटर पे क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। यहाँ पे कितना रखा, क्यू चार्ज रखा है। अब हमसे पूछा फाइंड द टोटल फ्लक्स, फाइंड द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, कहाँ से पासिंग थ्रू, कर्व सरफेस, थ्रू कर्व, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स बताना है। वैसे तो फ्लक्स देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट है टोटल फ्लक्स, तो अगर बीच में रखा है सब जगह से, लेकिन हमें बताना है कि केवल ये कर्व सरफेस से पास हो, या अगर सिलेंडर रखा है कोई तो ये चीजें हटा दो, केवल कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। तो अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये चार्ज रखा है, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, पहले ये देखो, ये ऐसे निकलेगा, डिस्क ही तो है, डिस्क नहीं, डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा, देखो ये निकला यहाँ से ऐसे, ये निकला यहाँ से, बाकी जितनी सारी लाइनें अंदर को जाएगी ऐसे, तो डिस्क से ये फ्लक्स निकला, ऐसे पीछे को जाएगा निकलता हुआ डिस्क से, ये ऐसे और ये ऐसे। तो मतलब कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, अगर मैं इससे निकलने वाला फ्लक्स और इससे निकलने वाले फ्लक्स को खत्म कर दूं टोटल फ्लक्स में थे, तो कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है, ये निकाल लो और टोटल में से घटा दो, तो कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। अब इससे निकलने वाला कितने फ्लक्स है, तुम जानते हो अभी डिस्क वाला पोर्शन क्या तो है, अरे ये वही तो कंडीशन होगा जिसकी कोई डिस्क है और डिस्क से r दूरी पर एक चार्ज रखा है, ये क्यों, ये कितनी दूरी है, मान लो टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी थी, 2a है सिलेंडर की, और रेडियस कितनी है सिलेंडर की, r। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस पर रखा है, a डिस्टेंस पर वो डिस्क रखी है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, नहीं है, तो जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही वहाँ से निकलेगा। तो हमने क्या काम किया, फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, तो कितना निकलेगा देखो, 2 से मल्टीप्लाई दोनों का, Q अपॉन क्या, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था भाई, यही तो था टोटल, यही निकला था ना, पाई से पाई काट दे रहा, 2 आया था नीचे ना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो क्या बचेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस के a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो फ्लक्स निकला किससे, पासिंग थ्रू दी फ्लैट सरफेस, तो लिखेंगे नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस, तो कितना है, फाई इक्वल टू फाई टोटल माइनस फाई प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस से निकला था। तो टोटल कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तुम जानते ही हो, माइनस से कितना निकला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस के a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 प्लस a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आएगा 1 से 1 कटेगा, क्या बचेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो भैया ये है फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, जो आई थिंक तुम्हारा पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद, इतना फ्लक्स निकलेगा। तो मुझे नहीं, देखो ये कैसे पास हो रहा है, इससे ऐसे तो पास हो रहा था सारा फ्लक्स, ये डिस्क से तो ऐसे पास होगा निकला हुआ, जितना वहाँ से होगा उतना यहाँ से पास होगा, सिंपल सी बात है। तो डिस्क से तो ऐसे पास होगा, डिस्क से पास हो तो बचा कुचा कर्व सरफेस से निकलेगा यार, जब हमने डिस्क का निकाल दिया टोटल में से तो कर्व सरफेस के तो बचा। तो ऐसे हमने फ्लक्स की नॉलेज ली, गॉस थ्योरम पढ़ी, और गॉस थ्योरम के क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो भी हमने देखे। गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, सिमेट्रिकल सरफेस कोई हो तो वहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई हम कर सकते हैं। और अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम है तुम्हें, मतलब कॉन्सेप्ट सीखने में प्रॉब्लम है, तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लेना, फ्लक्स से रिलेटेड सॉलिड एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में समझा रखी है अच्छे से। तो पहले गो एंड वॉच दीज वीडियोज़, देन आफ्टर कम ऑन दिस वीडियो, ठीक हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।